लास्ट लेक्चर में हमने अपना प्रोजेक्ट बनाया था एलएमएस के नाम से। वो प्रोजेक्ट मैंने ओपन किया हुआ है। इसमें हमने एक लॉगिन पेज बनाया था। ये लॉगिन का फॉर्म आ गया। एक लॉगिन की क्लास बनाई थी जिसके अंदर यूज़र नेम और पासवर्ड और उनकी प्रॉपर्टीज़ बनाई थी। ठीक है, ये प्रोजेक्ट क्लासरूम पे अवेलेबल है, वहाँ से देख लें, डाउनलोड कर लें इसको और इसको अंडरस्टैंड कर लें। एक वीडियो, इसकी लास्ट वीडियो में तमाम डिटेल बताई हुई है प्रोजेक्ट कैसे चला है। इसी प्रोजेक्ट को थोड़ा सा एनहांस करेंगे। आज हम एक स्टूडेंट का फॉर्म बनाएंगे और स्टूडेंट की बेसिक इन्फॉर्मेशन लेके उसका डाटा से उसका डाटा लेके शो करवाएंगे ना। यानी कि बेसिकली डाटाबेस तो हम यूज़ नहीं कर रहे, पर एक फॉर्म बना के उसका डाटा बैकएंड साइड पे लेके उसको व्यू करवा देंगे। स्टार्ट करते हैं। पर इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ कि कोडिंग की हमारे पास कुछ टेक्निक्स होती हैं, कोडिंग करने के तरीक़ेकार होते हैं, आर्किटेक्चर होते हैं। मशहूर आर्किटेक्चर एमवीसी है, मॉडल व्यू कंट्रोलर। ठीक है, मॉडल व्यू कंट्रोलर, मॉडल में आपकी तमाम क्लासेस होती हैं, व्यू में आपका सारा डिज़ाइन होता है, सारा फ्रंट एंड में डिज़ाइन होता है। फ्रंट एंड जो भी जीयूआई होती है इसमें होती है, तमाम क्लासेस इसमें होती हैं। कंट्रोलर क्या होता है, जो इन दोनों को मैनेज करता है। पर हर हम आज की जो मैं कोडिंग की टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ वो हम यूज़ करेंगे, जिस आर्किटेक्चर को यूज़ करेंगे वो 3 टीयर आर्किटेक्चर। 3 टीयर आर्किटेक्चर क्या कहता है कि आप ये 3 टीयर भी हो सकता है या एन टीयर भी हो सकता है। एन टीयर के कितने भी टीयर्स आप बना लें। 3 टीयर वैसे नॉर्मली 3 टीयर किसे कहते हैं कि इसमें एक व्यू होता है, डिजाइनिंग सारी हो गई, जिसमें बीएल बिजनेस लॉजिक लेयर होती है। बिजनेस लॉजिक लेयर, जितनी भी लॉजिक लिखनी है आप उस लेयर में लिखते हैं। वो साथ आती है डेटाबेस की लेयर। ठीक है, ये होता है वैसे 3 टीयर इसे कहते हैं, लेकिन हम इसे एन टीयर कह सकते हैं। एन टीयर से मुराद है कि मैं इसे एन टीयर कैसे कहता हूँ, कितने भी टीयर बना लूँ। मैं इसमें एक मॉडल की लेयर बना लेता हूँ, इसमें सारी अपनी क्लासें लिख लूंगा। मैं यूटिलिटी बना लेता हूँ, कोई हेल्पिंग यूटिलिटी क्लासेस में यूज़ करूँगा वो इसमें लिख लूँगा। जो अपने क्लास के मॉडल बनाऊंगा यहाँ लिख लूँगा। डीबी की क्यूरिया सारी यहाँ लिख लूँगा। जो लॉजिक बनाऊंगा यहाँ लिख लूँगा। और जो फ्रंट एंड डिज़ाइन करूँगा वो व्यू के अंदर सारा डिज़ाइन कर लूँगा। तो बेसिकली हम इसको कुछ इस्तेमाल करते हैं, इसी अप्रोच यूज़ करते हैं। एक तो तरीका होता है कि हम अपने इसी सोल्यूशन के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट बना लें। ये मेरा सोल्यूशन है एलएमएस का सोल्यूशन। ठीक है, इस सोल्यूशन के अंदर एक प्रोजेक्ट है एलएमएस। एलएमएस की नेम स्पेस बनी हुई है मेरे पास। एक नेम स्पेस क्या होती है? नेम स्पेस इज अ कलेक्शन ऑफ नेम स्पेसेस एंड क्लासेस। यानी कि नेम स्पेस के अंदर भी नेम स्पेस अवेलेबल हो सकती है, नेस्टेड नेम स्पेस होती है। एक कलेक्शन ऑफ नेम स्पेसेस एंड क्लासेस, बहुत सारी क्लासेस हो सकती है। आपने आसान समझना है, नेम स्पेस एक स्कोप है। ये देखें, ये एक नेम स्पेस है, ये इसका स्कोप है। एक नेम स्पेस एलएमएस की नेम स्पेस है, इसके अंदर हमने एक क्लास बना दी है लॉगिन मॉडल की। तो दोबारा इसी नेम स्पेस के अंदर लॉगिन मॉडल की क्लास हम नहीं बना सकते। हमें पता है कि एक स्कोप है, जैसे ये हमारा एक स्कोप बना हुआ है। इस स्कोप के अंदर हम इंट ए बना लेते हैं अगर, तो दोबारा ए वेरिएबल नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ए डिफाइंड है। हाँ, मैं स्कोप से बाहर आ जाऊँ, ये बाहर आ गया, तो यहाँ पे ये अलाउ है, क्योंकि ये डिफरेंट स्कोप है और वो एक डिफरेंट स्कोप है। ठीक है, तो नेम स्पेस एक स्कोप होता है, उस स्कोप के अंदर उसी नाम की क्लास है, उसी नाम एक नाम की क्लास अवेलेबल होती है। यानी कि एक स्कोप में जिस एक नेम स्पेस है, उसमें जिस टाइप की आपने क्लास बना ली है, जिस नाम की क्लास बना ली है, उसी नाम की क्लास रहेगी। दोबारा उसी नाम की क्लास उसी नेम स्पेस के अंदर आप नहीं बना सकते। बाकी स्लाइड्स अवेलेबल हैं, उसमें डिटेल में थोड़ा इसको पढ़ लें आप। हम अपना काम शुरू करते हैं। मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। मैं आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे नहीं लेके जा रहा, वरना हम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। डीबी का प्रोजेक्ट अलग बनाते हैं, यूनिटी एक सोल्यूशन के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बना लेते हैं हम। लेकिन फिलहाल अभी इजी करने के लिए हम फोल्डर्स बना लेते हैं। फोल्डर बना लेता हूँ मैं एक मॉडल का, और फोल्डर बना लेता हूँ मैं एक व्यू का। इस मॉडल की फोल्डर की क्लास हमारे तमाम क्लासें होंगी। इस मॉडल के फोल्डर के अंदर हमारी तमाम क्लासें होंगी। जैसे ये हमारी क्लास है लॉग इन मॉडल की क्लास। इसको उठा के मैं इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। वो मुझसे पूछ रहा है मैं इसमें डाल दूँ, जी डाल दें। अब लॉगिन की क्लास इस मॉडल में आ गई। हमारा सारे व्यू जितने भी फॉर्म बनाएंगे व्यू के फोल्डर के अंदर होगा। ये हमारा लॉगिन का फॉर्म बना हुआ है, इसको उठा के हम इसमें डाल देते हैं। ये व्यू के फोल्डर के अंदर आ गया। लेकिन अब थोड़ा सा जो डिफरेंस, एक चीज बतानी थी कि ये हमारे पास एलएमएस के नाम से मेन नेम स्पेस बनी हुई है हमारी।
ठीक है। लेकिन अब हमारा जो क्लास है लॉगिन की मॉडल की क्लास वो कहाँ पड़ी है? एलएमएस के अंदर, नेम स्पेस के अंदर एक फोल्डर है, उसके अंदर ये क्लास पड़ी हुई है। तो यहाँ मुझे नेम स्पेस में पूरी डिस्क्रिप्शन देनी है, ये मॉडल के अंदर है, एलएमएस डॉट मॉडल के फोल्डर के अंदर मेरी ये क्लास अवेलेबल है। अगर मैं जाऊँ, मैं एक सपोज कर एक स्टूडेंट की क्लास मॉडल के अंदर बनाता हूँ, मॉडल पे राइट क्लिक करता हूँ, ऐड क्लास ऐड करता हूँ और स्टूडेंट की क्लास बनाता हूँ, इंटर करता हूँ, तो देखिए उसने ऑटोमेटिकली वो स्टूडेंट की क्लास बना दी। मैं स्टूडेंट की क्लास बनाई है और स्टूडेंट की क्लास की जो नेम स्पेस रखा है वही रखा है जो हम मैं बता रहा था, एलएमएस की नेम स्पेस पूरी, उसके अंदर एक डॉट के नाम से फोल्डर है, ये पूरा इसका एक पाथ है जिसके ऊपर मेरी क्लास पड़ी हुई है। ठीक है। अच्छा, लॉगिन क्लास हमने ठीक कर ली है, सही हो गया। लॉगिन क्लास कहाँ है हमारी? ये पड़ी हुई है, ये ठीक होगी, सेव कर लें। इसी तरह हमने फॉर्म को इसमें डाला है, इस फॉर्म को इसमें डाला है। फॉर्म को ओपन करें, डिज़ाइनर है और ये हमारा एक मिनट ये ओपन करता हूँ, ये हमारा फ्रंट एंड डिज़ाइन आ रहा है फॉर्म का। इस पर राइट क्लिक करता हूँ, व्यू कोड करता हूँ, ये इसका बिहाइंड कोड आ गया। अब बिहाइंड कोड में देखिए ये नेम स्पेस क्या आ रही है? एलएमएस आ रही है। ये चेंज कर लेता हूँ, डॉट व्यू है हमारी एलएमएस। ठीक है। अच्छा, क्या हुआ हमारे पास नीचे एक एरर अकर हो गया, बहुत सारे एरर अकर्स हो गए हैं। ये एरर अकर्स क्यों हो रहे हैं कि वो कह रहा है कि आपने ये फॉर्म है, फॉर्म में दो चीजें होती है, फ्रंट एंड और बैक एंड, फ्रंट एंड डिजाइन और उसी के बैक एंड फाइल डॉट सी एस की फाइल। आपने बैक एंड वाली फाइल पे तो नेम स्पेस सेट कर दी है, फ्रंट एंड डिजाइनर वाली फाइल में जाके नेम स्पेस ठीक करें। वो कहाँ से खुलती है? ये मैं फॉर्म पर आया, राइट क्लिक इसे ओपन किया, ये डिजाइनर लॉगिन डॉट डिजाइनर डॉट सी एस, इसे ओपन करें, ये डिजाइनर फाइल खुल गई। आप इस फॉर्म के अंदर जो भी कंट्रोल डालेंगे, देखिए हमने इसमें एक टेक्स्ट बॉक्स डाला हुआ यूजर नेम का, लेबल डाला है, लॉगिन का बटन डाला है, टेक्स्ट बॉक्स पासवर्ड के लिए डाला है, कोड लेबल डाला है। जो भी आप फॉर्म के ऊपर डिजाइन बनाएंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करके बनाएं, किस तरह बनाएं, उसके लिए पीछे जो ऑटो कोड जनरेट होता है वो इस डिजाइनर की फाइल में होता है, लॉगिन डॉट डिजाइनर डॉट सी एस। इसमें आ गया और देखें इसकी नेम स्पेस भी गलत है, इसको ठीक कर देता हूँ, ये ठीक हो गई। वो तमाम एरर जो हमें आ रहे थे वो सब एरर्स खत्म हो गए। ठीक है। अभी इसे रन करते हैं, अभी भी कुछ एरर आ रहे हैं, देख लेते हैं क्या एरर है। ये कह रहा है कि लॉगिन मॉडल की क्लास की आपने उसकी क्या की है, यूजिंग डायरेक्टरी, उसकी हेडर फाइल नहीं डाली हुई। राइट क्लिक करें, कहाँ पे? ये लॉगिन क्लास की हेडर फाइल नहीं डाली हुई। इसका एक आसान हमें विजुअल स्टूडियो में ऑप्शन मिलता है, इसी के ऊपर जाकर राइट क्लिक करें, क्विक एक्शन एंड रिफैक्टरिंग, इसको ऑप्शन को क्लिक करें, ये क्लोज जो सोल्यूशन अवेलेबल है वो आपको दे देगा अगर पॉसिबल हो। ठीक है। अगर एक चीज़ का सोल्यूशन विजुअल स्टूडियो नहीं ढूंढ के दे रहा तो वो तो उसका अलग चीज़ है ना, यानी कि जैसे ये इशू है, वो इशू क्या कह रहा है कि लॉगिन मॉडल की क्लास की हेडर फाइल नहीं डली हुई, उसने खुद ब खुद ही आपको हेडर फाइल ढूंढ के दे दी, यूजिंग एल एम एस डॉट मॉडल की हेडर फाइल डाल दें। इसे डबल क्लिक करेंगे, इसने ऊपर हमारे लिए ये यूजिंग एल एम एस डॉट मॉडल की जो एक है जो उसकी हेडर फाइल है वो ऐड कर दी, यूजिंग के थ्रू में ऐड करते हैं एल एम एस डॉट मॉडल। असल में पाथ नहीं मिल रहा था ना कि ये मॉडल की क्लास कहाँ पे है, तो हमने इसे पाथ था कि एल एम एस की हमारे प्रोजेक्ट के अंदर डॉट मॉडल के फोल्डर के अंदर ये फाइल पड़ी हुई है। इससे इशू रिजॉल्व हो गया। और भी चला के देखते हैं कोई और एरर है तो नहीं है हमारे पास, अभी एक और एरर है वो उस पर चलते हैं, क्या एरर है। ये लॉगिन का हमारा फॉर्म बना हुआ है, ये लॉगिन के फॉर्म में क्यों आ रहा है? प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर एरर आ रहा है। प्रोग्राम डॉट सी एस हमारी मेन फाइल होती है, जब भी प्रोजेक्ट रन होता है सबसे पहले ये फाइल रन होती है और इस यही फाइल बताती है आगे कौन सा फॉर्म ओपन हो। तो हमने बाय डिफॉल्ट लॉगिन का फॉर्म ओपन किया था, इस पर भी एरर आ रहा है, क्या वजह है? वही इस पे एरर पे पढ़ते हैं, द टाइप नेम स्पेस लॉगिन, इसकी भी हेडर फाइल मिसिंग है, ऊपर चेक करें, इसकी भी पास नहीं डला हुआ, यूजिंग एल एम एस डॉट किस फोल्डर है, व्यू के फोल्डर में, ये मैंने साथ पाथ डाल दिया और ये एरर रिजॉल्व हो गया। यहाँ तक बेसिक हमारा काम हो गया, हमने थोड़ा सा अपने कोड को, जो कोड हमने लिखा है उसको सेट कर लिया, हमने ना अपने प्रोजेक्ट की अरेंजमेंट सेट कर दी थोड़ी सी। ये देखें हमारा तमाम क्लासें यहाँ पड़ी हुई हैं, हमारे व्यू सारे इधर पड़े हुए हैं।
हम चलते हैं अपने आगे प्रोजेक्ट में, स्टूडेंट की क्लास बनाते हैं। स्टूडेंट की हमने क्लास बना ली है। क्लास बाय डिफॉल्ट इंटरनल होती है, लेकिन मैं इसे पब्लिक रख रहा हूँ। ठीक है, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज बना रहा हूँ मैं, डायरेक्ट प्रॉपर्टीज बना रहा हूँ। वेरिएबल बना के वेरिएबल को प्रॉपर्टी से लिंक नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट प्रॉपर्टीज बना रहा हूँ। ठीक है, मैं एक प्रॉपर्टी पहले बना लेता हूँ, स्ट्रिंग नेम। प्रॉपर्टी बनाने का बड़ा आसान तरीका है इसमें, PRO प्रो, डबल टैप दबाएं, ये खुद ब खुद स्ट्रक्चर बना देगा आपके लिए। स्ट्रिंग फादर नेम प्रो स्ट्रिंग मोबाइल नंबर, क्या होती है भाई, क्यों होती है? और मेरा वो इंसर्ट की बंद प्रेस हो गई थी मुझसे। अच्छा, स्ट्रिंग हमारे पास आ गया एक जेंडर, और अकाउंट बनने की डेट सेव कर लेते हैं, क्रिएटेड डेट टाइम, जिस टाइम पे अकाउंट बना है हमारा स्टूडेंट का। स्टूडेंट का और क्या सेव करते हैं, रोल नंबर ही सेव कर लेते हैं। रोल नंबर भी वैसे तो हमारे इंटीजर में होता है, लेकिन स्ट्रिंग भी हो सकती है। बहरहाल हमारी डेविस यूनिवर्सिटी में इंटीजर में चलता है, हम इसे इंटर में शिफ्ट कर लेते हैं। ये हमारी स्टूडेंट की क्लास बन गई, बेसिक हमारा स्टूडेंट का मॉडल बन गया। ठीक है, अच्छा मैं चाहता हूँ इसे मॉडल का लफ्ज आ जाए ना, ताकि पता हो ये मॉडल है। इसे मैं मॉडल सेट कर देता हूँ यहाँ पे। वो कह रहा कि ये तमाम जगह रीनेम कर दूँ स्टूडेंट को स्टूडेंट मॉडल से। हाँ भाई रीनेम कर दो, यस करो। उसने हर जगह स्टूडेंट को स्टूडेंट मॉडल से रीनेम कर दिया। अब ये एब्रिविएशन सेम हो गई। सेम एब्रिविएशन रखेंगे, हमारे लिए आगे आसानी चल के होगी चीज़ों को मैनेज करने में। ये हमारी क्लास बन गई है। अब हमने एक फ्रंट एंड डिज़ाइन बनाना है, स्टूडेंट के फॉर्म बनाना है, जिससे हम डाटा एंटर कर सकें। व्यू पे अगर राइट क्लिक करता हूँ, न्यू आइटम ऐड करता हूँ, विंडोज फॉर्म, और यहाँ से मैं फॉर्म बना लेता हूँ स्टूडेंट का फॉर्म बना रहा हूँ। ठीक है, मैंने ऐड किया, ये स्टूडेंट का फॉर्म बन गया। थोड़ा सा फॉर्म को बड़ा कर लेता हूँ। अच्छा, इस फॉर्म में मेरे पास ये मेरी टूल बॉक्स है, टूल बार आ रही है। अगर नहीं शो हो रही किसी को, ये व्यू पे जाएं और यहाँ पे टूल बार, टूल बॉक्स, ये टूल बॉक्स ओपन हो गया। ठीक है आपका। अच्छा, हमें उसमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए डिज़ाइनिंग के लिए। मैं कुछ डिज़ाइन कॉपी कर लेता हूँ, ये लॉगिन के पेज से ही, यहीं से डिज़ाइन बहुत सारा कॉपी करके ले आता हूँ। चलें, नाम सेट करते हैं। ये लेबल है, टेक्स्ट फील्ड है, इसे लेबल को सिलेक्ट करते हैं, ये इसकी प्रॉपर्टीज आ रही है। किसी के पास नहीं आ रही, राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टी पे जाइए, प्रॉपर्टी विंडो ओपन हो जाएगी आपके पास। ठीक है, अच्छा, इस प्रॉपर्टी विंडो पे हमें क्या करना है, इसका नाम चेंज कर देना। ये हमारी पहली चीज़ होगी। ये टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट यानी कि जो लिखा हुआ नजर आए। इसको रेज नंबर कर देता हूँ मैं। ठीक है, इसको कह देता हूँ नेम, इसे कह देता हूँ फादर नेम, और ये होता है हमारा मोबाइल नंबर। अच्छा, इसके अलावा हमने और क्या चीज़ बनानी है, मैं क्लास में देख लेता हूँ। क्लास ओपन हो जाए मेरी, क्लास ओपन की, रेज नंबर, नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, जेंडर और डेट टाइम। अब जेंडर क्या होता है, जेंडर या मेल होगा या फीमेल होगा, हम दो कैटेगरी को ले लेते हैं। तो हमारे पास इसके लिए क्या होता है, हमारे पास एक चीज़ होती है चेक बॉक्स, और एक चीज़ होती है रेडियो बटन। दोनों में क्या फ़र्क होता है, चेक बॉक्स मल्टीपल सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आप एक से ज़्यादा ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं तो चेक बॉक्स होता है। अगर दिए हुए हमें 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, 5 में से कोई एक सिलेक्ट करना मस्ट है बस, एक से ज़्यादा ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर सकते, फिर हम रेडियो बटन को यूज़ करते हैं।
अगर हम पांच में से एक से ज्यादा ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं फिर हम चेक बॉक्स को यूज करते हैं। ये दो कंट्रोल है हमारे पास, चेक बॉक्स, रेडियो बटन। फिलहाल मेल या फीमेल में से कोई एक चीज हो, एक जेंडर होगा, तो मैं चेक बॉक्स में रेडियो बटन यूज कर रहा हूँ। ये रेडियो बटन मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ, नाम उठा लेता हूँ इसका, इसे नाम दे देता हूँ मैं, ये मैंने हेडिंग दे दी जेंडर की। ये रेडियो बटन मेरा 1 आ गया। इसका टेक्स्ट करता हूँ मैं मेल, और इसी को कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, यहाँ बनाता हूँ डिजाइन। अब ये प्रॉपर्टीज हमारे पास अवेलेबल है, हम इनको यूज करके जैसी डिजाइनिंग चाहिए कर सकते हैं इसकी। ठीक है, आप चाहे इसका फॉन्ट बड़ा करना है तो इधर आ जाएं, इनका यहाँ से फॉन्ट बड़ा कर लें, कलर कर दें, शेड दे दें, जिस तरह आप चाह रहे हैं उसको इस तरह मैनेज कर लें। ये थोड़ा प्रैक्टिस करें चीज़ों को देख के तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, अच्छा अगली चीज़ हमें डेट टाइम चाहिए। मैं इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ, यहाँ से डेट टाइम चाहिए यूज़र से, कि यूज़र जब भी अकाउंट बनाए, एक दो तरीके होते हैं, या तो सिस्टम ऑटो जनरेटेड डेट उठा ले, जब उसका अकाउंट बना ऑटो जनरेटेड डेट उठा ले, उसका भी ऑप्शन तरीके का बताता हूँ। एक ये कि वो खुद सेलेक्ट कर ले भाई किस डेट पे अकाउंट बना है, बाद हमें अकाउंट प्रीवियस डेट में, या फिर जो भी यूजर को अपने मुताबिक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मैं जब भी अकाउंट में मेरी मर्जी डेट सेट कर सकूं। तो हमारे पास एक टूल बॉक्स में कंट्रोल है डेट टाइम पिकर, ड्रैग एंड ड्रॉप करें, ये हमें फंक्शनैलिटी दे देगा इसकी कैलेंडर से डेट सेट करने की। इसे रन करके आपको दिखाता हूँ मैं। इसका भी थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर लेता हूँ, 10 कर लेता हूँ, इसको ना यहाँ नीचे ले आता हूँ, अलाइनमेंट हो जाती है थोड़ी सी। तो एक बटन चाहिए मुझे जिससे मैं डाटा सेव करूँगा, ये उठाया बटन, ये मेरा बटन है रिकॉर्ड सेव करने। इसका टेक्स्ट चेंज कर लेता हूँ मैं, सबमिट कर देता हूँ, और ये मेरा फॉर्म डिज़ाइन हो गया। ठीक है, अच्छा मैंने रिकॉर्ड सेव होने के बाद रिकॉर्ड शो भी कराना यूजर्स को, जो रिकॉर्ड हम ऊपर सेव करेंगे नीचे शो हो जाए हमारे पास। तो हमारे पास एक चीज होती है डाटा ग्रिड व्यू, डाटा ग्रिड व्यू। ये टूल बॉक्स में बहुत सारे कंट्रोल है, मैं चंद एक कंट्रोल आपको बताऊंगा जो कॉमनली यूज होते हैं, बाकी आप खुद ऑब्जर्व करें, असाइनमेंट के बेस पे कुछ ना कुछ टूल होंगे, उनको यूज करें। ये आ गया मेरा ग्रिड व्यू। चल हमारी डिजाइनिंग सारा हो गया, फॉर्म डिजाइन हो गया। अब सबसे पहले क्या, दूसरी चीज क्या होती है, हमें हर कंट्रोल को स्पेसिफिक नेम देना होता है। ठीक है, टेक्स्ट तो वो है ना जो दिखेगा, एक नेम होता है जिससे हम इस कंट्रोल को एक्सेस करेंगे बिहाइंड कोड पे। जैसे इस टेक्स्ट बॉक्स को अपने एक्सेस करना है, इसका नेम देखिए, इसका नेम है टेक्स्ट यूजर नेम, जबकि इसका नेम कुछ ऐसा रखें जो आपको कल को रिमेंबर हो, कल को जब भी प्रोजेक्ट पे आप काम करें आपको याद रहे। तो मैं इसलिए मैं कुछ एब्रिविएशन यूज करता हूँ, जो टेक्स्ट बॉक्स होता है उसके पीछे मैं टेक्स्ट लगा लेता हूँ अंडरस्कोर, उसका नाम, जैसे ये रज नंबर है। ठीक है, नेम है, ये देखें बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट बॉक्स 1 इसका नाम है। अब ये टेक्स्ट बॉक्स 1 याद करना मुश्किल है, आप इसको अंडरस्टैंडिंग नेम दे दें, सॉरी ये नंबर किधर हो गया, ये नेम आ गया, फादर नेम है आपका, टेक्स्ट बॉक्स फादर नेम हो गया, और मोबाइल नंबर है आपके पास, टेक्स्ट बॉक्स मोबाइल नंबर, मोबाइल हो गया। और इस तरह ये जेंडर है RBTN, एक स्पेसिफिकेशन है आर रेडियो बटन, रेडियो बटन इसको मेल कहता हूँ, इसे कहता हूँ मैं RBTN फीमेल। ये डेट टाइम पिकर है, इसका मैं एवोल्यूशन डेट टाइम पिकर DTP अंडरस्कोर डेट। और ये मेरा बटन है, इसे मैं इसका नाम बटन 1 हुआ है, इसको मैं नाम दो BTN सबमिट। मैंने अपने कंट्रोल्स को नाम दिया, ये स्किप कर दिया। ग्रिड व्यू है, इसे कहते हैं डाटा ग्रिड व्यू, इसको नाम देता हूं मैं डाटा ग्रिड व्यू अंडरस्कोर स्टूडेंट। किसका ग्रिड व्यू? स्टूडेंट का, स्टूडेंट रिकॉर्ड का। हमने अपना फॉर्म डिजाइन कर लिया, फॉर्म डिजाइन करने के बाद हमने इस फॉर्म के जो डाटा एंटर होगा उसको हमने इस्तेमाल करना होगा बिहाइंड कोड में, इसलिए हर टेक्स्ट हर कंट्रोल को हमने अंडरस्टैंडेबल नेम दे दिया। ठीक है,
अब जबकि हमारा फॉर्म डिज़ाइन है, सारा काम हो चुका है, हम इसके बैकएंड पे चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं होना क्या है, ये फॉर्म सारा फिल होना है और सबमिट के बटन ने क्या करना है। जब मैं सबमिट का बटन क्लिक करूं तो इस सारे फील्ड से डाटा उठा के उसको इस ग्रिड व्यू में शो कराना है। सबमिट के बटन के ऊपर मैंने क्या लगाना है, इवेंट लगाना है। ये देखें, आप जब भी किसी कंट्रोल को सिलेक्ट करेंगे उस कंट्रोल की प्रॉपर्टी के जो फॉर्म ओपन होगा, इसमें दो चीज़ें हैं, ये इसके एट्रीब्यूट्स है प्रॉपर्टीज़, और ये इवेंट्स, इसमें किस किस तरह के फंक्शन है। अभी हमने प्रॉपर्टीज़ को देखा, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ लेके हमने चेंज किया, डिज़ाइन सेट किया है। इवेंट क्या होते हैं, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। देखें बेशुमार इवेंट्स हैं, इनको ऑब्जर्व करें। देखें जो मोस्ट कॉमनली यूज इवेंट है बटन का, क्या होता है ऑन क्लिक। जैसे इस बटन को क्लिक करूँ कोई काम हो जाए, कोई इवेंट परफॉर्म हो जाए, कोई काम हो जाए, एक्शन हो जाए। तो इस बटन के ऊपर मैंने क्लिक किया, ये देखें क्लिक का इवेंट है। इसको सिलेक्ट करूँ, यहाँ पे जाकर डबल क्लिक करूँ इधर, तो इसने बिहाइंड कोड में बैकएंड में मेरे लिए बटन के नाम का क्लिक का इवेंट बना दिया। अब जैसे ही क्लिक करूंगा मेरा कंट्रोल इसके अंदर जो कुछ लिखा होगा रन हो जाएगा, चल पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है, मुझे असल में फ्रंट एंड से डाटा लेना है और अपनी क्लास को साइन करना है। मैं अपनी क्लास जो मेरी स्टूडेंट मॉडल की क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। एरर आ रहा है, क्यों एरर इसलिए आ रहा है कि इसे पाथ नहीं मिल रहा इसे। अब इस LMS इसमें LMS डॉट व्यू में इसे ये क्लास नहीं मिल रही। इस पर राइट क्लिक करते हैं, क्विक एक्शन क्लिक चेक क्लिक करते हैं। ये कह रहा है कि अगर आप ये यूजिंग LMS डॉट मॉडल की नेम स्पेस ऊपर ऐड कर दें तो एरर खत्म हो जाएगा। हम डबल क्लिक करके इसको ऐड कर लेते हैं। ये देखें ये ऐड हो गई और हमारा वो एरर रिजॉल्व हो गया। अब वन बाय वन करके इस ऑब्जेक्ट को फ्रंट एंड की वैल्यूज असाइन करते हैं। नेम के कॉलम को txt नेम डॉट टेक्स्ट की वैल्यू असाइन करते हैं। obj डॉट रेज नंबर को txt रेज नंबर की वैल्यू असाइन करते हैं। obj डॉट फादर नेम को txt फादर नेम की वैल्यू असाइन करते हैं। डॉट txt करने से उसकी वैल्यू मिल जाती है टेक्स्ट फील्ड की। obj डॉट मोबाइल नंबर के एट्रीब्यूट को txt मोबाइल नंबर की वैल्यू असाइन कर, जो मोबाइल नंबर डाला टेक्स्ट फील्ड में, इस टेक्स्ट मोबाइल के टेक्स्ट फील्ड में जो टेक्स्ट डाला हुआ है, जो हमने नंबर डाला है वो नंबर उठा के इसे ला के दे देगा। यहाँ देखिए हमारे पास एक एरर आ रहा है, रेज नंबर असाइन नहीं कर रहा है। इस पर कर्सर माउस लेके जाते हैं, कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप स्ट्रिंग टू इंट। ये स्ट्रिंग है एक, और ये हमारा रेज नंबर एक इंटीजर है। वो स्ट्रिंग की वैल्यू को एक इंटीजर में नहीं डालता, इम्प्लिसिट यानी कंपाइलर खुद नहीं डाल सकता आपको। एक तो इम्प्लिसिट एक तो एक्सप्लिसिट। ठीक है, मैंने आपको क्लास बताया था इम्प्लिसिट क्या है और एक्सप्लिसिट क्या है। तो ये खुद नहीं डाल पा रहा, हमें कन्वर्ट करना होगा। हमारे पास कन्वर्ट के फंक्शन है बने बनाए, कन्वर्ट डॉट इनटू। अब देख कन्वर्ट किस किस में करते हैं, कन्वर्ट की बनी बनाई क्लास है हमारे पास जो डॉट नेट में दे रहा है। इसमें बहुत सारे फंक्शन है कन्वर्जन के। अब मैंने इस स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट करना है, इंट में। तो इंट 32 का ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है, और भी है इंट 64 बिट है, बुलियन है। तो इन 30 में इन 32 में कन्वर्ट, इन 32 क्या होता है 4 बाइट लेता है रैम में। इन 64 बिट में लॉन्ग होता है। इन टू इन 64 से में लॉन्ग होता है जो 8 बाइट लेता है। हमने पढ़ा ना इंट इंट डाटा टाइप होता है, लॉन्ग की डाटा टाइप है। तो इन 32 हमारा इंट डाटा टाइप है, सिलेक्ट कर लेता हूँ और इस फंक्शन को पास करना है एक स्ट्रिंग। मैं एक स्ट्रिंग पास कर देता हूँ। क्या करेगा, जो रेज नंबर डला होगा उसको कन्वर्ट कर देगा इंटीजर में, और इंटीजर में कन्वर्ट करके मेरे इस इंटीजर वेरिएबल को असाइन कर देगा। आप देख सकते हैं ये हमारे पास फंक्शन बना हुआ है, कन्वर्ट की क्लास है, डॉट टू स्ट्रिंग टू इंट 32 के नाम से बना हुआ है। आपने इस क्लास को देखना है, कन्वर्ट की क्लास पे राइट क्लिक करें, गो टू डेफिनेशन करें, ये आपको उस क्लास पे ले आया। देखिए ये क्लास बनी हुई है, ये स्टैटिक क्लास है, तभी हम इसके नाम से एक्सेस कर रहे हैं। हमने यहाँ पे जो एक्सेस किया है कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 का एक फंक्शन है जो एक पैरामीटर ले रहा है स्ट्रिंग टाइप का। ये एक क्लास बनी हुई है, उसके फंक्शन को हमने उसके नाम से एक्सेस कर लिया, तो ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। तो क्या ये एक स्टैटिक क्लास है। आप थोड़ा स्टडी कर ले, आपको स्टैटिक क्लास की रियल टाइम एग्जांपल मिल जाएगी।
आपको उससे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी स्टैटिक क्लास किस तरह इम्प्लीमेंटेशन होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे पास एक रिव्यू, वो हमारे रेडियो बटन है। मैं चेक कर लेता हूँ कि कौन सा रेडियो बटन सिलेक्ट है। अगर ये चेक्ड है तो जेंडर कर दें मेल। एल्स इफ अगर रेडियो बटन फीमेल चेक्ड है तो भी ये डॉट जेंडर कर दें फीमेल। ये हमारा हो गया। अब जो सा रेडियो बटन से चेक किया आपको उसके लिहाज से हमें वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, अब हमारी एक और चीज़ है डेट, ओबीजे डॉट डेट, क्रेडिट डेट, किस वक्त ये डाटा एंटर किया गया है। अगर तो आपने सिस्टम का टाइम गेट करना है तो डेट डेट टाइम डॉट नाउ के नाम से, डेट टाइम के नाम से हमारे पास बनी बनाई क्लास है, उसमें फंक्शन है डॉट नाउ। डेट टाइम डॉट डॉट नाउ क्या कर रहा है, डेट क्या कर रहा है, ये डेट टाइम को स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं कर रहा, ये एक स्ट्रिंग है। अच्छा, ये हमारा बिल्ट इन फंक्शन होता है टू स्ट्रिंग। ये टू स्ट्रिंग क्या करता है, किसी भी चीज को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। एरर क्या आ रहा था, ये एक डेट टाइम है। एरर पढ़ाता हूँ आपको, डॉट नाउ। इस फंक्शन ने हमें सिस्टम का टाइम गेट करके दे देना है, लेकिन ये दे क्या रहा है, नीचे पढ़ें कि सिस्टम डेट टाइम टू स्ट्रिंग, ये डेट टाइम का एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम स्ट्रिंग वेरिएबल में अपने नहीं डाल पा रहे। तो हम क्या करें, इस डेट टाइम को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं। डॉट टू स्ट्रिंग का फंक्शन है, वो इस डेट टाइम को, जो डेट टाइम हमारे पास आएगी उस डेट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके स्ट्रिंग वेरिएबल को असाइन कर देगा। ठीक है, लेकिन इस काम के लिए हमने डेट टाइम सिस्टम से कट नहीं कर रहे, हमने एक डेट टाइम पिकर बनाया हुआ है, उसका नाम रखा था डेट टाइम पिकर। डेट डॉट उसकी वैल्यू गेट करते हैं और उसका फॉर्मेट सेट करते हैं। मैं सेट करता हूँ, पहले मैं ईयर ले लेता हूँ, फिर मंथ और फिर डे। ये मैंने फॉर्मेट सेट कर दिया कि मुझे जो डेट चाहिए वो इस फॉर्मेट में चाहिए। हमारे यहाँ पे ज़्यादा जो फॉर्मेट सेट चलता है वो ये चलता है, डे फिर मंथ और फिर ईयर। लेकिन आगे पॉइंट ऑफ व्यू से, सर्चिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फॉर्मेट बहुत अच्छा है, आपको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। ये हमने क्या कर दिया, हमने अपना पूरा फॉर्म डिज़ाइन कर लिया और सबमिट के बटन पे डाटा गेट करके अपने क्लास के ऑब्जेक्ट को असाइन कर दिया। चलो आगे देख लेते हैं ज़रा। ओहो, ये क्या हुआ, ये तो मेरा डायरेक्ट लॉगिन का फॉर्म खोल रहा है। मैंने क्या करना था, लॉगिन का नहीं, डायरेक्ट स्टूडेंट का फॉर्म ओपन करना है। तो प्रोग्राम डॉट सी एस में जाऊँगा, जिधर लॉगिन का फॉर्म लिखा है वहाँ पे स्टूडेंट के फॉर्म को बाय डिफ़ॉल्ट ओपन करूँगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट है कि स्टार्टअप पे कौन सा फॉर्म ओपन हो, मैंने ये चेंज कर दिया और ये मेरा फॉर्म आ गया। इस फॉर्म में मैंने डाटा लिया, ये देखें रेडियो बटन, कोई एक सिलेक्शन अलाउ है मुझे, मैं दोनों सिलेक्ट नहीं कर सकता। चेक बॉक्स में क्या होता है, मैं दोनों चीज़ें सिलेक्ट कर सकता हूँ, मल्टीपल सिलेक्शन अलाउ होती है। डेट ऑफ आज की दिन है, डेट क्रेडिट डेट है, कब ये अकाउंट बन रहा है, मैंने आज की डेट बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हुई, आज की डेट जान दें। ठीक है, सबमिट करेंगे। मैं काम को तो डिबगर लगा लेता हूँ। डिबगर क्या होता है कि मेरे प्रोजेक्ट को लाइन बाय लाइन मुझे डिबगिंग करने की अलाउ करेगा। जैसे ही मैं इस फॉर्म से सबमिट का बटन दबाऊंगा, इस सबमिट का जो बैकएंड फंक्शन हमारा बना है, बीटीएन सबमिट ऑन क्लिक का फंक्शन बना था, जो कंपाइलर ने खुद बना के दिया था विजुअल स्टूडियो ने। क्लिक का इवेंट है, ऑन क्लिक का इवेंट है ये। ठीक है, ये रन होगा, सीधा कंट्रोल यहाँ आएगा। मैं यहाँ पे एक डिबगर लगाता हूँ, ये मैं बिल्कुल एंड में जाता हूँ इस लाइन के, क्लिक करता हूँ, ये रेड कलर का डिबगर लग गया। ठीक है, फिलहाल ये कह रहा है कि प्रोग्राम आपको ऑलरेडी एग्जीक्यूशन में है। मैं एक मिनट सॉफ्टवेयर को बंद करके फिर डिबगर लगा के दिखाता हूँ। ये बंद किया, दोबारा रन करता हूँ, अब प्रॉपर डिबगर लग चुका है। ठीक है, मैं फॉर्म फिल करता हूँ। ठीक है,
सबमिट का बटन दबाऊंगा, ये इवेंट कॉल हो जाएगा। सबमिट का बटन दबाया, कंट्रोल आया इस इवेंट के पास और आके डिबगर ने मेरे कंट्रोल को रोक लिया, मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पे रुक गया। अब मैं लाइन बाय लाइन इसको डिबगिंग करता हूँ। ये कंट्रोल ये है लाइन बाय लाइन इसे मूव फॉरवर्ड करने के लिए। या तो F10 कीबोर्ड से आप दबा दें या इस आइकन को यूज कर लें। क्लिक करता हूँ, ये आगे चला गया। दोबारा क्लिक करते हुए देखिए यहाँ टेक्स्ट फील्ड वैल्यू उठा के उसने इस ऑब्जेक्ट को दे दी। इस ऑब्जेक्ट में मेरे नाम हारून के नाम का वैल्यू आ गई। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेलेक्ट किया, इस टेक्स्ट फील्ड में जो वैल्यू लिखी थी वो उठाई, उसको कन्वर्ट किया और इस वेरिएबल को दे दी। रोल नंबर हमारा आ गया। वन बाय वन करके उसने तमाम चीज़ें चेक कर ली। चेक कर रहा है कौन सा रेडियो बटन सिलेक्ट है, ये सिलेक्ट है, और उसने जेंडर को मेल की वैल्यू साइन कर दी। और आगे गए, आगे जाके उसने क्रिएटेड डेट, जो डेट सेलेक्ट की थी, देखिए हमारे फॉर्मेट में आ रहा है ईयर, मंथ और डे। इस तरीके से हम लाइन बाय लाइन अपने कोड को टेस्ट कर सकते हैं। बाद में ऐसा एरर आता है जब हमें समझ नहीं आ रहा होता तो हम डिबग कर लेते हैं भाई एक्सेप्शन या एरर कहाँ पे आ रहा है, क्या वजह है। इस तरह हमारा कोड चल जाएगा। अब डिबगर बंद करना है आपने, ये ऊपर कंटिन्यू का बटन है, कंटिन्यू का बटन क्लिक करें। ये डिबगर खत्म नहीं होगा, यानी कि प्रोजेक्ट अब ये जो एक एक वन बाय वन चल रहा है खत्म हो जाएगा, डायरेक्ट पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, यहाँ से आगे फुल एग्जीक्यूट हो जाएगा। कंटिन्यू का बटन दबाऊंगा, पूरी की पूरी एग्जीक्यूशन होकर मेरे सामने आ गया। ठीक है, क्या हुआ, हमने चेक कर लिया है, सबमिट के बटन पे हमारा डाटा सही फैच हो रहा है और सारा का सारा डाटा वेरिएबल्स को इस यानी कि इस क्लास के ऑब्जेक्ट को साइन हो रहा है। आगे चलते हैं। एक चीज होती है एक्सेप्शन हैंडलिंग, इसकी स्लाइड आपको मिल जाएगी, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू करता हूँ, गाइड करता हूँ। क्लासरूम पे अवेलेबल है इसकी स्लाइड। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है, रन टाइम पे आपका कोड में कोई ऐसा एरर आ जाए जिसके से आपका सॉफ्टवेयर क्रैश कर जाए, तो इसको कहते हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या होता है, सॉफ्टवेयर चलते चलते सॉफ्टवेयर में एक ऐसा एरर आ गया, रन टाइम एरर आ गया जिसके आपकी एप्लीकेशन को क्रैश कर दिया, एप्लीकेशन चलते चलते बंद हो गया। आमतौर मोबाइल ऐप चलते चलते बंद हो जाती है सॉफ्टवेयर, तो ये रन टाइम एरर। ठीक है, रन टाइम एरर को या एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हमारे पास एक कंसेप्ट ट्राई कैच फाइनली। आगे अब ट्राई कैच को भी अंडरस्टैंड करें। ट्राई का जो ब्लॉक होता है इसके अंदर वो कोड लिखते हैं जिसमें एरर आने का चांस होता है। ये देखें मेरा इस कोड में एरर आ सकता है, मैंने इसको इस ट्राई के ब्लॉक के अंदर लिख दिया। ट्राई का कीवर्ड है ओपनिंग और क्लोजिंग, इस ब्लॉक के अंदर मैंने उस कोड को लिख दिया जिसमें एरर आने का चांस है। ठीक है, फिर मैंने कैच कीवर्ड, ये कैच एक ब्लॉक बना लिया, कैच, और इसका ब्लॉक बना लिया। अगर ट्राई में कोई एरर आएगा तो कैच उस एरर को कैच कर लेगा और उसका रीजन शो कर देगा आपको यहाँ पे। ये हमारे पास एक बिल्ड इन क्लास है एक्सेप्शन की, एक पेरेंट क्लास है एक्सेप्शन की, जो क्या करता है जिस तरह का एक्सेप्शन आता है उसके एक्सेप्शन को कैच करके उसकी डिटेल हमें शो कर देता है। जैसे इस ट्राई में कोई एरर आएगा, ट्राई के ब्लॉक में ये एक्सेप्शन ही क्लास उस एरर को कैच कर लेगी और कैच करके इस वेरिएबल को, ये ऑब्जेक्ट को, इसको रेफरेंस वेरिएबल को दे देगी और हम इससे आगे हम उस एरर को शो कराते हैं मैसेज बॉक्स डॉट शो। उसकी डिटेल बहुत सारी चीजें देख सकते हैं, फिलहाल मैं डिटेल शो करा रहा हूँ कि एरर आ क्या रहा है, तो ये एरर शो हो जाएगा यहाँ से। अच्छी प्रैक्टिस आप ट्राई कैच को यूज करें, हो सकता है रन टाइम पे कोई भी एक्सेप्शन आ जाए जिसके से हमारा एप्लीकेशन कोड फट जाए और कोई इशू आ जाए। मैं आपको एक्सेप्शन जनरेट करके दिखाता हूँ। मैं डिबगर हटाता हूँ यहाँ से, मैं प्रोजेक्ट को रन करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे अपना नाम, फादर नेम, मोबाइल नंबर और जेंडर और डेट। रोल नंबर क्योंकि हमने रखा हुआ है कि इंट में, अब इसमें इंटीजर वैल्यू आ सकती है। अगर मैं इसमें ABCD डाल दूं, फिलहाल मैंने वैलिडेशन नहीं लगाई हुई, ये भी नहीं लगाया हुआ कि इसमें ABCD ना आए, कुछ भी नहीं लगा हुआ। अब मैंने इसमें ABCD डाल दी है, तो अब क्या होगा, जब मेरा एक फंक्शन मैंने अंदर यूज किया है कन्वर्ट टू इन 32 कि इस स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट कर दो। अब वो इंट में कन्वर्ट होगा नहीं क्योंकि ये स्ट्रिंग है, यहाँ 1 2 3 4 लिखा हो ना, तो ये कन्वर्ट हो सकता है इंट पे क्योंकि दिखने में इंटीजर लग रहा है, ये कन्वर्टेबल है। लेकिन ये स्ट्रिंग है जो कन्वर्टेबल नहीं है इंट में। जब इसे हम सबमिट करेंगे तो यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाएगा और एक्सेप्शन आएगा तो कैच में उस एक्सेप्शन को कैच करके उसका मैसेज दिखा देगा एक्सेप्शन की वजह क्या है। मैं सबमिट करता हूँ। इनपुट स्ट्रिंग वाज नॉट इन करेक्ट फॉर्मेट, जो आपने इनपुट की है वो एक करेक्ट फॉर्मेट में नहीं है। यहाँ पे कैसे एक्सेप्शन है इसको डिबगर के थ्रू देख लेते हैं। यहाँ मैं डिबगर लगाता हूँ और सबमिट करता हूँ, वन बाय वन आगे जाता हूँ। नेम आ गया, रेज नंबर पे आया, एक्सेप्शन आ गई। जैसी एक्सेप्शन आई
कंट्रोल कैच पे चला गया। कैच के अंदर इस ऑब्जेक्ट ने, इस रेफरेंस वेरिएबल ने उस एक्सेप्शन को पकड़ लिया, अपने पास रख लिया, होल्ड कर लिया, और होल्ड करके नीचे उसकी कैच का ब्लॉक रन कर दिया। अब कैच के ब्लॉक के अंदर मैं इस एक्सेप्शन से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन शो कर सकता हूँ, या कोई और जो भी काम मैंने करना है कैच के होने पे वो मैं कर सकता हूँ। फिलहाल तो मैं डिस्क्रिप्शन शो करना चाह रहा हूँ, यहाँ डिस्क्रिप्शन मुझे शो हो गई, मैं कंटिन्यू का बटन दबा देता हूँ ताकि प्रोजेक्ट पूरा चल पड़े, वन लाइन बाय लाइन ना चले, और ये एक्सेप्शन मेरे पास शो हो गई है। इस तरह एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है। ठीक है, अच्छा, अब हमने डाटा सेव कर लिया है, डाटा हमारे पास आ गया है, सब कुछ हो गया। अगला काम है हमने डाटा शो कराना है इस ग्रिड में। इस ग्रिड में डाटा अब शो कराना है, हमें मल्टीपल डाटा शो कराना होता है, यानी कि सिंगल डाटा शो कराना है तो बड़ा आसान काम है। मैं क्या करूंगा, इस ग्रिड का नाम क्या था, एक मिनट देख लें दें। डाटा ग्रिड व्यू डॉट डाटा सोर्स की प्रॉपर्टी है हमारे पास, इसे कहता हूँ ओबीजे। मैंने क्या किया, जो मेरा डाटा है वो सारा डाटा कहाँ पड़ा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर पड़ा हुआ है। पकड़ हटाता हूँ मैं, इस ऑब्जेक्ट के अंदर सारा का सारा डाटा मेरा आ गया। मैंने उस ऑब्जेक्ट को किसको असाइन कर दिया, डाटा ग्रिड व्यू को। मेरा ये एक डाटा ग्रिड व्यू कंट्रोल है, इसका नाम मैंने रखा हुआ है डाटा ग्रिड व्यू स्टूडेंट रिकॉर्ड। इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है डाटा सोर्स, किसे कौन सा डाटा देना है, जो डाटा आप डाटा सोर्स को देंगे वो डाटा इसके ऊपर शो हो जाएगा। तो वो मैंने असाइन कर दिया है, यहाँ देख रहे हैं डाटा ग्रिड व्यू डॉट डाटा सोर्स की प्रॉपर्टी, उससे ये ऑब्जेक्ट दे दिया है कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो डाटा पड़ा है वो शो हो जाए। मैं इस प्रोजेक्ट को रन करता हूँ, अपनी डिटेल्स मेंशन करता हूँ सारी। मेल और ये डेट आ गई, सेव बटन दबाता हूँ तो कुछ भी नहीं हुआ। क्या इशू आ रहा है, इशू देखने वाला है कि मेरे इस ग्रिड व्यू का डाटा शो असाइन नहीं हो रहा। अगर कोई एक्सेप्शन होता तो हमारे पास एक्सेप्शन शो हो जाता। अगर कोई एक्सेप्शन होती है ना तो एक्सेप्शन हमारे पास शो हो जाती है। एक्सेप्शन कोई नहीं आई, कोड सही चला है, लेकिन ग्रिड व्यू को डाटा नहीं असाइन हो रहा। ये देखने वाली चीज है, क्या है, कहाँ इशू आ रहा है। डिबगर लगा के चेक कर लेते हैं एक बार हम कि कहीं सच में कोई एक्सेप्शन, कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही। सेव का बटन दबाया, वन बाय वन चलाते हैं, ऑब्जेक्ट सारी चीज़ें आ गई, ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट के ऊपर एरो किया, डिटेल देख ली, हर वेरिएबल को उसकी वैल्यू मिल चुकी है। डाटा ग्रिड व्यू के डाटा सोर्स को वैल्यू साइन कर दी, और फिर भी डाटा शो नहीं हो रहा। ये थोड़ा गूगल करना पड़ेगा हमें। अच्छा, हमारे पास इशू ऐसा आ रहा है कि वो सिंगल ऑब्जेक्ट को ना डाटा ग्रिड व्यू से बाइंड नहीं होने दे रहा। वो कह रहा है आप एक लिस्ट बनाएं और लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट को बाइंड कर लें। जैसे कि हमारे पास एरे होती है, मैंने क्लास में बताया हुआ है, हमारे पास एरे होती है। एरे क्या होती है, स्टैटिक होती है, उसमें साइज फिक्स होता है। जितनी साइज की एरे बना ले उतने वो साइज की चलती है, उतनी स्पेस ले लेती है और उतनी ही होती है। यानी 10 की एरे बना ली तो 10 का डाटा स्टोर करेगी, 10 इंडेक्स पे काम करेगी, 10 ऑब्जेक्ट्स पे। और अगर फिर कल को बढ़ाना है तो हमें एरे का साइज बढ़ाना होगा। एरे एक से ही मिलती जुलती हमारे पास चीज़, एक कलेक्शन होता है लिस्ट। हमारे पास जेनेरिक कलेक्शन है, वो जेनेरिक कलेक्शन बहुत सारे हैं, एक हमारे पास कलेक्शन लिस्ट एरे की ही तरह है, लेकिन स्टैटिक नहीं है, ये डायनामिक है। ये भी उसी तरह की एरे क्या होती है, जिस टाइप की एरे बन जाती है उसी टाइप का डाटा स्टोर करती है। तो जिस टाइप की मैं अपनी ये लिस्ट बना लूं उसी टाइप का डाटा ये लिस्ट अपने अंदर स्टोर करती है। फिलहाल मैंने इंटीजर की लिस्ट बनाई है तो इंटीजर टाइप का डाटा स्टोर कर लेगी अपने अंदर। अगर मैं स्ट्रिंग की बना लूं, ये टेम्पलेट बना हुआ है, जेनेरिक टेम्पलेट,
जो डाटा टाइप रखूंगा उस डाटा टाइप की तरफ काम करेगी। मैंने इंट रखा तो इंट की लिस्ट बन गई, मैंने स्ट्रिंग रखा तो स्ट्रिंग की लिस्ट बन गई। अब क्योंकि मैंने मल्टीपल स्टूडेंट्स का डाटा स्टोर करना है, ठीक है, मल्टीपल स्टूडेंट्स, हम एक स्टूडेंट का डाटा कहाँ स्टोर करते हैं, इस स्टूडेंट के मॉडल में, ठीक है। तो मल्टीपल स्टूडेंट का डाटा स्टोर करना है तो लिस्ट जो बनेगी स्टूडेंट के मॉडल की बनेगी। मैंने स्टूडेंट मॉडल की एक लिस्ट बना ली, ये लिस्ट बना ली। इसको इनिशियलाइज में कंस्ट्रक्टर में कर देता हूँ, ये कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, इसका नाम लिस्ट देता हूँ। ये हमारी लिस्ट बन गई स्टूडेंट की, ठीक है। स्टूडेंट मॉडल मैंने टाइप इसलिए रखी क्योंकि मैंने स्टूडेंट का डाटा स्टोर करना है, और एक सिंगल स्टूडेंट का डाटा कहाँ स्टोर हो रहा है, सिंगल स्टूडेंट का डाटा इस स्टूडेंट मॉडल अपने अंदर होल्ड करता है। ये नहीं कि आप एक स्टूडेंट का डाटा पूरी स्ट्रिंग में होल्ड कर ले, वो एक स्टूडेंट के अंदर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हैं, वो तमाम के तमाम डाटा इस स्टूडेंट मॉडल की क्लास के अंदर होल्ड, ये हमारी यूजर डिफाइंड डाटा टाइप होल्ड कर रही है। तो उसी टाइप की मैंने लिस्ट बनाई है। अब अगर मैं इंट की लिस्ट बनाऊंगा तो तमाम डाटा तो इसमें नहीं आ सकता, इसमें स्ट्रिंग भी है इंट भी है, स्ट्रिंग की बना तो फिर इंट नहीं आ सकता या। तो हम क्या करते हैं, हमें मल्टीपल डाटा जब लेना होता है तो हम एक क्लास बना लेते हैं, वो क्लास मल्टीपल डाटा को पूरा होल्ड कर लेती है उसके एक ऑब्जेक्ट को। फिर अब मल्टीपल अगर ऑब्जेक्ट है तो उसी क्लास के नाम की हम लिस्ट या लिंक लिस्ट या जो भी जिस तरह करेंगे, जो हम आगे यूज करते जाएंगे, फिलहाल हम जेनेरिक लिस्ट यूज कर रहे हैं, लिस्ट को यूज करके उसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को होल्ड कर सकते हैं। अब ये लिस्ट है, ये डायनामिक है, इसमें कोई लिमिट का नहीं है, आप जितने चाहे इसमें ऑब्जेक्ट ऐड कर ले, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट ऐड किस टाइप के होंगे, स्टूडेंट मॉडल के टाइप के ऑब्जेक्ट ऐड होंगे। अब इसमें आप ये नहीं कर सकते कि इसमें आपको किसी और क्लास की चीजें ऐड कर ले, कोई स्ट्रिंग ऐड कर ले, कोई इंट ऐड कर, नहीं। लिस्ट एरे क्या होती है, जिस टाइप की एरे बनी उसी टाइप का डाटा स्टोर करेगी। अब ये एरे बनी है स्टूडेंट मॉडल टाइप की, तो स्टूडेंट मॉडल के ही ऑब्जेक्ट को सेव करेगी। जैसे मैं करके दिखाता हूँ, मेरी लिस्ट का नाम मेरा लिस्ट है डॉट ऐड का, इसमें बिल्ड इन फंक्शन है, मैं उसमें इस ओबीजे स्टूडेंट मॉडल का जो ऑब्जेक्ट बना उसका नाम क्या है ओबीजे, उस ओबीजे को मैं ऐड कर देता हूँ। इस एक ऑब्जेक्ट को मैंने अपनी लिस्ट के अंदर ऐड कर लिया। अब जो जो ऑब्जेक्ट बनते जाएंगे, हम एक बार डाटा डालेंगे, सबमिट करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनेगा और लिस्ट में ऐड हो जाएगा। अगली बार दोबारा सबमिट करेंगे, दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा और लिस्ट में ऐड हो जाएगा। लिस्ट क्या कर रही है, हमारे तमाम ऑब्जेक्ट्स को मेंटेन कर रही है, 1 2 3 4 करके मेंटेन की जा रही है। जब मैं तीसरी बार क्लिक करूंगा, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनेगा, डाटा सेव होगा, वो लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट तो हर बार बन रहा है ना, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट जो बनता है पुराना डाटा खत्म कर देता है, नया डाटा डाल देता है, तो होल्ड करने के लिए मैंने लिस्ट बना ली है। अब ये लिस्ट में डाटा ग्रिड व्यू को असाइन कर देता हूँ, डाटा ग्रिड व्यू स्टूडेंट डॉट डाटा सोर्स की प्रॉपर्टी को असाइन कर दो ये लिस्ट। अब जो भी डाटा आएगा लिस्ट के अंदर वो सारा का सारा डाटा शो हो जाएगा, ठीक है। साथ में काम कर दो, जो पुराना शो हो रहा हो डाटा, उस डाटा को रिमूव कर दे। ऐसा ना हो ना कि फर्स्ट टाइम आपने पहला बंदा ऐड किया, पहला बंदा शो हो गया, आपने दूसरा बंदा ऐड किया, पहला बंदा भी शो हो गया, फिर पहला बंदा शो हो गया, फिर दूसरा बंदा शो हो गया, डुप्लीकेट एंट्री आने लगी। तो मैं कह रहा हूँ कि इसे ग्रिड व्यू को एक बार क्लीन कर दूं, डॉट डाटा सोर्स, जो डाटा से पड़ा है वो खत्म हो जाए, नल हो जाए, और एक नई लिस्ट ऐड हो जाए। क्योंकि लिस्ट में डाटा तो स्टोर हो जा रहा है, पहले लिस्ट में डाटा था 1, ग्रिड में क्या शो हो रहा है, ग्रिड में एक बंदे का रिकॉर्ड शो हो गया। अगली बार लिस्ट में डाटा 2, ऑलरेडी ग्रिड में एक बंदे का रिकॉर्ड शो हो रहा था, तो अब लिस्ट क्या शो हो रही है, 1 और 2। अब लिस्ट के ग्रिड व्यू के अंदर एक बंदे का रिकॉर्ड भी शो हो रहा था और फिर 1 और 2 का, अब 3 है तो 1 2 3, तो इस तरह डुप्लीकेशन आ रही है मेरे पास। तो ये लाइन मैंने इसलिए लिखी है कि लिस्ट असाइन करने से पहले जो पुराना डाटा सारा पड़ा है उसको ग्रिड व्यू से खत्म कर दे। ग्रिड व्यू सिर्फ डाटा शो कराने के लिए, डाटा को उड़ा नहीं रहा मैं, डाटा को जो डिस्प्ले देना है आपको मैं करके रन करके दिखाता हूँ, सिर्फ उसको एम्प्टी कर रहा हूँ। प्रोजेक्ट को मैं रन करता हूँ, अपना नाम डालता हूँ, सॉरी रोल नंबर डालता हूँ, ये नाम आ गया, फादर नेम आ गया, सेल नंबर आ गया, जेंडर आ गया, डेट ही रहने देते हैं, सबमिट करते हैं, रिकॉर्ड मेरा आ गया। रिकॉर्ड चेंज करते हैं, कोई और स्टूडेंट लेते हैं, 7 ली, फादर नेम, सेल नंबर चेंज कर लेते हैं, और जेंडर है, इसकी डेट ये पिछली डेट में बना लेते हैं, 13 सेलेक्ट करता हूँ, सबमिट करता हूँ। देखें रिकॉर्ड हमारे पास ऐड हुए जा रहा है। जब भी हम सबमिट करते हैं डाटा, वो
एक ऑब्जेक्ट बनाता है, नया ऑब्जेक्ट बनता है, हमेशा जब भी सबमिट करते हैं नया ऑब्जेक्ट बनता है। पुराना डिजॉल्व खत्म हो गया, जैसे ही इवेंट खत्म होगा पुराना ऑब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। नया ऑब्जेक्ट बनता है, उस ऑब्जेक्ट में डाटा आता है, डाटा आने का वो ऑब्जेक्ट इस लिस्ट में ऐड हो जाता है, ऐड होने का वो लिस्ट ग्रिड व्यू में शो हो जाती है। ये देख लें, ये बेसिक आइडिया था किस तरह हमने विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन में डेस्कटॉप बेस्ड हमने एप्लीकेशन बनानी थी विंडोज फॉर्म को यूज़ करके। इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में कर दें, मुझसे रब्ता कर, मुझे क्लासरूम में बता दें, उस रिलेटेड मैं गाइड कर दूंगा आपको।